हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए सेकंड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं जापान में राजनीतिक दल या जापान में दलीय व्यवस्था। जापान से जुड़े पहले के जो वीडियो हैं उसमें हम आपको ये बता चुके हैं कि वहाँ लोकतंत्र है और एक सीमित राजतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वहाँ। तो दुनिया में जहाँ भी लोकतंत्र है वहाँ राजनीतिक दल का होना स्वाभाविक है। तो जापान में भी बहुत से राजनीतिक दल हैं जिनमें आप ये देख भी पा रहे होंगे कि उदार लोकतंत्रीय दल है, जापान समाजवादी दल है, लोकतंत्रीय समाजवादी दल है, शिनशिंतो पार्टी है, कोमितो पार्टी, साम्यवादी दल। यह हमने वहाँ जो प्रमुख दल हैं जो पावर में रहते हैं, गठबंधन सरकारें बनती हैं जिनके सहयोग से, उनका नाम बताया है। इसके अलावा भी जापान की राज व्यवस्था में छोटे मोटे बहुत से दल सक्रिय हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जापान की दलीय व्यवस्था की विशेषता क्या है। हाँ, एक इससे जो जुड़ा सवाल परीक्षा में पूछा जाता रहा है या पूछे जाते रहे हैं, तो उनमें आमतौर पर जैसे छोटे सवाल आ जाते हैं कि जापान में किन्हीं दो राजनीतिक दलों के नाम बताइए या जापान में दलीय व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। इस तरह से सवाल यहाँ से बनते हैं। तो राजनीतिक दल कौन कौन से हैं इनके बारे में तो हमने आपको बताया ही है। अब हम कुछ इनकी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। जापान में राजनीतिक दलों की पहली विशेषता तो यही है कि वहाँ दलों का संविधानेतर विकास हुआ है। संविधानेतर विकास का मतलब संविधान से परे, इतर जहाँ शब्द लगता है उसका मतलब होता है परे। अर्थात जापान का जो मूल संविधान है उसमें राजनीतिक दलों का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है, ना ही उनकी कहीं कोई बात कही गई है। तो जापान में राजनीतिक दलों का जो विकास है वो बाद में व्यावहारिक राजनीति की जब शुरुआत हुई संविधान के अनुरूप, तो वहाँ दलीय व्यवस्था का उभार हुआ। और इसका उदाहरण अमेरिका भी है, जहाँ राजनीतिक दलों का प्रावधान नहीं किया गया था, लेकिन सने सने धीरे धीरे दलीय व्यवस्था उभरी और अलग अलग राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ। तो इसी तरह की स्थिति जापान में भी रही है। फिर है बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था तो स्वाभाविक है ही, क्योंकि हमने ऊपर आपको कई राजनीतिक दलों के नाम बताए हैं जो समय समय पर अलग अलग समय पर इन्होंने सत्ता में साझेदारी की है। तो बहुदलीय व्यवस्था से अभिप्राय भी यही होता है कि ऐसी व्यवस्था जहां बहुत से दल बनाने की इजाज़त हो और वो दल सत्ता में अपनी सक्रियता निभाते हों, उस शासन संचालन में वो सहयोगी रहे हों या रहते हों। तो ऐसी व्यवस्था को बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है। भारत या फ्रांस की तरह जापान भी बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ की राजनीति में बहुत से दल अपनी भूमिका रखते हैं और भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। सत्ता का हस्तांतरण भी अलग अलग समय पर अलग अलग राजनीतिक दलों के पास होता रहा है। उदार लोकतंत्रीय दल, जापान समाजवादी दल, लोकतांत्रिक समाजवादी दल, साम्यवादी दल, कोमितो पार्टी, न्यू फ्रंटियर पार्टी आदि राजनीतिक दल जापान की राज व्यवस्था में सक्रिय हैं। दलों में गुटबाजी। जापान में राजनीतिक दलों में आंतरिक स्तर पर और परस्पर काफ़ी गुटबाजी देखी जाती है। यह गुटबाजी इसलिए भी है क्योंकि जापान में राजनीतिक दलों में विचारधारागत अंतर नहीं है। नाम से ही अलग हैं, किंतु वैचारिक स्तर पर कोई खास अंतर दिखाई नहीं देता, इसलिए अवसरपस्तता और गुटबाजी देखी जा सकती है। तो ये
जो राजनीतिक दलों में एक बुराई है, गुटबाजी कोई अच्छी बात नहीं है। और ये दुनिया में अलग अलग जगह देखी भी जाती है। भारत में भी राजनीतिक दलों के भीतर भी गुट होता है, और ये गुट जो अपनी सत्ता में साझेदारी के लिए हैं। जैसे अभी हमने राजस्थान में भी कांग्रेस के अंदर गुटबाजी देखी कि एक तबका था विधायकों का जो वहाँ उस समय के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ चला गया। अधिकांश विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ रहे। तो ये जो गुटबाजी है ये राजनीतिक दलों में देखी जाती रही है, और ये तब उभरती है जब विचारधारा से मोहभंग होता है या उसके प्रति निष्ठा में कमी आती है, और व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो उभार लेने लगती हैं। तब इस तरह की जो गुटबाजी है वो और उभर कर आती हैं। तो इसी तरह की स्थितियां जापान में भी हैं कि एक दल के भीतर गुट हैं, और मौका देखकर वो सत्ता में भागीदारी रखना चाहते हैं, और अगर नहीं मिलता तो वो फिर राजनीतिक दल बदल लेते हैं। जैसे अभी पश्चिम बंगाल में कई बड़े नेता हैं जो तृणमूल कांग्रेस में थे और वो दल बदल बदल के निकल रहे हैं। तो ये दलों में गुटबाजी देखी जाती रही है। व्यक्ति केंद्रित दल। व्यक्ति केंद्रित दल का अभिप्राय होता है कि राजनीतिक दलों में विचारधारा की बजाय व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है। एक पर्सनैलिटी कल्ट उभर कर आता है कि जो राजनीतिक दल हैं उनमें किसी एक व्यक्ति के पास सारी शक्ति का केंद्रित हो जाना, या उस दल से जुड़े फैसले लेने में उस एक व्यक्ति की भूमिका कहीं अधिक हो जाना, ये कहता है कि व्यक्ति केंद्रित दल। जैसे हम कहें कि भाई आम आदमी पार्टी है, उसमें अरविंद केजरीवाल का जो प्रभाव है वो अधिक है, या तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी एक पर्याय बन गई है उसका। इसी तरह समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव उसका पर्याय बन गए हैं, या और भी जैसे अलग अलग राजनीतिक दल आप देखेंगे तो उनमें उनकी पहचान उनकी विचारधारा नहीं है, बल्कि उनका जो लीडरशिप है। तो जब लीडरशिप की पहचान विचारधारा से ऊपर आ जाए तब फिर हम ये कहते हैं कि उस दल में व्यक्ति की जो पहचान है वो बढ़ गई है, व्यक्ति केंद्रित दल हो गया है। तो ये बात जापान के संविधान में भी लागू होती है। वहाँ भी जो राजनीतिक दल हैं उनमें व्यक्ति केंद्रण की प्रवृत्ति बहुत अधिक प्रभावी है। कमोबेश हर राजनीतिक दल में एक या दो व्यक्ति प्रमुख होते हैं। दल में अधिकांश फैसले वही लेते हैं। दल के सदस्य किसी राजनीतिक दल के सिद्धांतों के प्रति निष्ठा रखने के बजाय नेता के प्रति निष्ठा अधिक रखते हैं। दलों में नौकरशाहों की बहुतायतता अगली विशेषता है। नौकरशाहों की बहुतायतता से यह मतलब है कि जो राजनीतिक दल हैं उनमें जैसे या तो कोई आईएएस या बड़ा सेना का जो कोई अफसर है, सेना का बड़ा अफसर है, वो रिटायरमेंट लेने के बाद या बीच में ही अपनी सेवा में स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लें और उसके बाद वो राजनीतिक दल में आ जाएं, तो इसे हम कहते हैं कि वहाँ की जो राजनीतिक दल हैं उनमें आमतौर पर जो नौकरशाह हैं उनका प्रभाव है, जो रिटायर्ड हैं पूर्व नौकरशाह हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय राजनीति में भी हैं। एस जयशंकर हैं अभी जो विदेश मंत्री हैं, वो विदेश सेवा के अधिकारी भी रहे हुए हैं। कितने ही रिटायर्ड आईएएस हैं वो यहाँ से, जैसे अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, ये आईएएस रहे हैं, ये भी इसमें सक्रिय हैं। तो बहुत से लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी से वहाँ भी आते हैं, सेना से अफसर रहे हुए होते हैं। हालांकि ये थोड़ा एक लोकतंत्र में अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि नौकरशाहों में जब सत्ता में आने की लालसा होती है तब वो शुरुआत से ही किसी एक दल का फेवर लेना शुरू कर देते हैं, और जो ब्यूरोक्रेसी में ये उम्मीद की जाती है कि वो जो स्वतंत्र होगी, निष्पक्ष ढंग से काम करेगी और उसकी जो प्रतिबद्धता है वो किसी दल के प्रति नहीं होकर संविधान के प्रति रहेगी, तो फिर उस बात पर संदेह पैदा होने लगता है। जैसे अगर आज हम बात करें कि अगर एक आईएएस है, उसकी प्रतिबद्धता है वो भारत के संविधान के प्रति होनी चाहिए और उसकी सेवा से जुड़े जो सिद्धांत हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो उद्देश्य हैं, उनके प्रति होनी चाहिए। लेकिन सपोज़ करो कि आज कोई आईएएस है और उसके मन में ये भावना है कि वो कुछ सालों बाद
कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी या किसी और राजनीतिक दल का सदस्य बनेगा और विधायक सांसद बनेगा, तो वो अपने सेवा काल में ही उस पार्टी की तरफदारी शुरू कर देता है और वो अपनी प्रतिबद्धता है वो संविधान से हटा के और किसी राजनीतिक दल के एजेंडे पर ले जाकर सेट कर देता है। तो उससे नुकसान ये होता है कि वहाँ कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो किसी दूसरी पार्टी से जुड़े होंगे, तो वो उनके जो कामों में या उनके जो लक्ष्य हैं या उनके वेलफेयर के काम हैं उनमें वो फिर लापरवाही बरतता है या फिर वो काम ठीक से नहीं करता है, तो फिर वो जनता जनता में भेद करना शुरू कर देता है दलीय आधार पर, जबकि ऐसी उम्मीद नहीं की जाती एक ब्यूरोक्रेट से। तो भले ही वो सीधे तौर पर उसको उजागर नहीं करता, लेकिन उसके मन के किसी कोने में जब ये भाव आ जाता है तो फिर वो दलीय निष्ठा आ जाती है, उसमें संविधान के प्रति जो निष्ठा है वो पीछे चली जाती है कहीं। तो ऐसी स्थिति में उम्मीद की जाती है कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी एक समय बाद राजनीति में आने देना चाहिए। हालांकि सेवानिवृत्ति के बाद उनका हक है, लेकिन फिर भी जो भी कोई रिटायरमेंट होता है तो एक 5-10 वर्ष का एक कार्यकाल होना चाहिए कि भाई उसके बाद ही वो सत्ता में आएंगे। तो ये बात रही कि दलों में नौकरशाहों की बहुतायतता की। फिर एक और विशेषता है जापान में जो राजनीतिक दलों की, कि वहाँ दल बल का प्रभाव, धन बल का प्रभाव है। धन बल का मतलब पैसे वाले लोग राजनीति में आते हैं, यानी कि आम आदमी जिसके पास जो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है तो उसके लिए वहाँ की राजनीति में आना आसान नहीं है। और ये बात आज बहुत से लोकतांत्रिक देशों में लागू होती है। भारत में भी ये कहा जाता है कि, और ये देखा भी जाता है कि ज़्यादातर लोग राजनीति में वही होते हैं जिनके पास पैसा होता है। वो पैसा फेंकते हैं, वो बड़ी बड़ी रैलियां कराते हैं, वो मीडिया को प्रभावित कर देते हैं, पैसे की दम पे वो विज्ञापन देते हैं, हर तरह से वो अपने पैसे का इस्तेमाल अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने में करते हैं। तो ये धनबल का जो प्रभाव है ये जापान में भी है और ये कमोबेश हर देश में है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बने, वो खुद बहुत बड़े उद्योगपति हैं। भारत में भी बहुत से उद्योगपति राज्यसभा में आ जाते हैं, बहुत से उद्योगपति पीछे से अपने मनचाहे राजनीतिक दलों को सपोर्ट करते हैं। तो ये होता है। हालांकि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि प्रतिभाशाली लोग, अच्छे डिसीजन लेने की क्षमता वाले लोग हर गांव ढाणी में पैदा होते हैं, तो उन्हें भी आगे बढ़कर काम करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन देखते हैं आने वाले समय में ये सब लोकतंत्र जो जो आगे बढ़ेगा, तो उम्मीद करते हैं कि ऐसी जो प्रवृत्तियां हैं उन पर अंकुश लगेगा। धन्यवाद।